ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में से पहले तो एक ये है फिगर है जिसको हम कहते हैं एलिप्स। तो एलिप्स एक इस तरह की फिगर होती है। में ये जो है ये ऐसे बना देते हैं। इसमें एक साइड बड़ी है एक साइड छोटी है। तो जो साइड बड़ी होती है उसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। इसी तरह से जो साइड छोटी है उसको हम लोग 2b से डिनोट करते हैं और इसको कहते हैं माइनर एक्सिस। अच्छा, ये जो मेजर एक्सिस है और जो ये माइनर एक्सिस है इसका आधा आधा अगर कर दें तो ये जो ए है इसको कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस और ये जो बी है इसको कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। अब हर एलिप्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो होती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का सिंबल होता है ई एंड इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, और एलिप्स के लिए फॉर एलिप्स द वैल्यू ऑफ इसेंट्रिसिटी lies between 0 and 1। अब एलिप्स में किसी भी एलिप्स में टेढ़ी बन गई है। किसी भी एलिप्स में एक ये तो सेंटर है, सेंटर के अलावा दो और पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट को हम S1 से डिनोट करते हैं और एक पॉइंट को S2 से। और ये जो दोनों पॉइंट हैं ये कहलाते हैं फोकस। फोकस और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है A मल्टीप्लाइड विथ E।
ई ई, जहां ई इसेंट्रिसिटी है, ए है सेमी मेजर एक्सिस। ऐसे ही दूसरे फोकस और सेंटर के बीच का भी डिस्टेंस होता है ई ई। सबसे पहला हो गया मतलब ये मैथमेटिकल टर्म है और क्या। केपलर्स लॉस। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ पे आते हैं। ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbit with the sun at one focus of the ellipse। मतलब जैसे कि ये एक एलिप्स है, सन यहां पे और ये प्लेनेट है। अब जब ये प्लेनेट चल रहा है तो इसका सन से जो डिस्टेंस है ना वो कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। तो प्लेनेट जब यहां पहुंचा तो इसका डिस्टेंस सन से मिनिमम है। ये जो पॉइंट है जहां पर उसका डिस्टेंस सबसे कम होता है इसको कहते हैं पेरीहीलियम। इस पॉइंट, और ये जो है ना ये, इसको सपोज मैं लिख देता हूं आर पी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब अगर मैं चाहूं तो आर पी निकाल भी सकता हूं। जैसे आप ये देखिए, प्लेनेट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो तो ए है, और सन का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो ए ई है। तो वी कैन राइट आर पी प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। तो आर पी की वैल्यू आई ए माइनस ए, यानी ए और ब्रैकेट में 1 माइनस ई। ए और ब्रैकेट में 1 माइनस ई। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से जब प्लेनेट घूमता हुआ यहां पहुंचा तो यहां प्लेनेट और सन के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस ये हो। इस पॉइंट को कहते हैं एपहीलियन, और ये डिस्टेंस हो गया आर ए। तो अब इस केस में देख लो, ये डिस्टेंस तो ए है, तो आर ए क्या हो गया, ए ई प्लस ए। तो वी कैन राइट ए ई प्लस ए इज इक्वल टू आर ए।
आर ए आ गया ए और ब्रैकेट में 1 के सेकेंड लॉ पे आते हैं। वो है द लाइन joining the planet and the sun equal areas in equal intervals of time. The line joining the planet and the sun covers equal areas in equal intervals of time. तो जैसे कि an ellipse, ये सेंटर है, यहाँ पे सन। मान लो कि प्लेनेट पहले यहां था, तो प्लेनेट और सन को जोड़ने वाली लाइन ये होगी। अब अगर हम T1 टाइम की बात करें तो प्लेनेट यहां से सपोज यहां पहुंच गया, और जो एरिया उसने कवर किया वो कवर किया सपोज A1। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद फिर हमने प्लेनेट को देखा, वो यहां था, यहां से यहां पहुंच गया। सपोज ये टाइम इंटरवल T2 है और ये एरिया A2। तो केपलर ने ये कहा था कि अगर T1 और T2 दोनों बराबर होंगे, देन A1 will be equal to A2। अच्छा, अगर मान लीजिए T1 और T2 बराबर नहीं है, अगर तो फिर A1 और A2 भी बराबर नहीं होते, है ना। लेकिन फिर भी सपोज शुरू के केस में हम देखें, जो रेड कलर से मैंने बना रखा है, ये T1 टाइम में प्लेनेट ने A1 एरिया कवर किया, तो 1 सेकंड में कितना कवर किया होगा? A1 अपॉन T1 कवर किया होगा। इसी तरह से T2 टाइम में मान लो प्लेनेट ने A2 एरिया कवर किया, तो 1 सेकंड में कितना किया होगा? A2 अपॉन T2। तो पहले केस में जो रेड कलर से डिनोटेड है, पहले केस में 1 सेकंड का एरिया है A1 अपॉन T1। दूसरे केस में जो कि T2 से डिनोटेड है, 1 सेकंड का एरिया है A2 अपॉन T2। तो चूंकि उसने ये कहा था ना कि बराबर टाइम में कवर होने वाला एरिया बराबर है, तो इसलिए A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू
A2 अपॉन T2, ये बन गया। तो इस तरीके से कभी भी हम अगर टी टाइम ले और उसमें एरिया कवर्ड बराबर हो, दूसरी बार कोई और T2 टाइम ले और एरिया कवर्ड उसमें A2 हो, तो वी कैन ऑलवेज से दैट A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2। तो ये जो चीज है ना कि सपोज यहां लिख देता हूं, सपोज इन टाइम डेल्टा टी द planet covers an area डेल्टा ए। तो ये जो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी है ना, एरिया अपॉन टाइम, इसको हम लोग कहते हैं एरियल वेलोसिटी। तो पहले केस में जैसे एरियल वेलोसिटी A1 अपॉन T1 हो गई, दूसरे केस में A2 अपॉन T2 हो गई, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। ठीक है, तो वी कैन ऑलवेज से दैट एरियल वेलोसिटी ऑलवेज मीन अच्छा, अब एरियल वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है? जैसे सपोज ये एलिप्स है और प्लेनेट यहाँ पे है। तो अगर हम लोग चाहें तो सन को ओरिजिन मानकर प्लेनेट का एक पोजीशन वेक्टर बना सकते हैं, इसको कहते हैं आर। और जैसे प्लेनेट चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी, तो ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी का वेक्टर ये। और आर और वी के बीच का जो एंगल है ना, तो एरियल वेलोसिटी जो होती है डी ए अपॉन टी, इसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस वी अपॉन टू। आर क्रॉस वी अपॉन टू। आर वी साइन थीटा अपॉन। अच्छा, ये जो एरियल वेलोसिटी है ये हमेशा कांस्टेंट है, इसका मतलब कि आर वी साइन थीटा बाय टू, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट।
आर वी साइन थीटा बाई 2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि एक ये पॉइंट था पेरीहीलियन वाला, ये वाला डिस्टेंस आरपी था और यहाँ मान लो वेलोसिटी वीपी थी, ये एंगल 90। इसी तरह से तो यहाँ पे जो एरियल वेलोसिटी होगी वो होगी आरपी वीपी साइन 90 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से ये जो पॉइंट है यहाँ पर डिस्टेंस कितना है आर ए, वेलोसिटी कितनी है वी ए, अब दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, तो ये हो गया आर ए वी ए साइन 90 डिवाइड बाई 2। तो शुरू में एरियल वेलोसिटी आई आर पी वीपी अपॉन 2, बाद में आई आर ए वी ए अपॉन 2, इनको स्प्लिट कर दिया, 2 और 2 कैंसिल, आर पी इंटू वीपी इज इक्वल टू आर ए इंटू वी ए। आर पी था ए 1 माइनस ई इंटू वीपी, आर ए था ए 1 प्लस ई इंटू वी ए और ए कैंसिल। तो वेलोसिटी एट पेरीहीलियम अपॉन वेलोसिटी एट एपीलियम, ये आ गया। से अगर पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केपी अपॉन क्यू, काइनेटिक एनर्जी एट पेरीहीलियम एंड काइनेटिक एनर्जी एट एपीलियम, तो काइनेटिक एनर्जी एट पेरीहीलियन होगा हाफ एम वी पी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट एपीलियन होगा हाफ एम वी ए स्क्वायर, तो इट विल बी सिंपली 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट देख लो, जैसे कि डी ए अपॉन डी टी जो है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी आर क्रॉस वी अपॉन 2। अब ये जो आर क्रॉस वी अपॉन 2 है, इसमें ऐसा करते हैं ऊपर एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर जो एम आर क्रॉस भी आएगा उसको हम ये लिख सकते हैं ना एंगुलर मोमेंटम, और नीचे 2m। तो डी ए अपॉन डी टी की जो वैल्यू ये आ गई एल अपॉन 2m। अब जैसा कि हमने देखा था कि डी ए अपॉन डी टी यानी एरिया अपॉन टाइम यानी एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो अगर एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे द एंगुलर momentum of a planet revolving around the sun always remain. अब आ जाते हैं केपलर के थर्ड लॉ पे।
केपलर्स थर्ड। क्या होता है केपलर्स थर्ड में? द स्क्वायर ऑफ द time period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of the तो ये लिख सकते हैं ना, टी स्क्वायर इज इक्वल इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ना, अगर हम इसको हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है 4, मतलब पहले तो इस कांस्टेंट को k लिख सकते हैं, k a टू द पावर 3, पर ये जो k की वैल्यू होती है ना, हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम, और यहाँ m ना सन का है, a टू द पावर। इसका मतलब ये हो गया कि सीधा सीधा टाइम पीरियड जो है जितना ज्यादा सेमी मेजर एक्सिस होगा उतना ही ज्यादा टाइम पीरियड होगा, है ना। तो सपोज दो प्लैनेट, एक का सेमी मेजर एक्सिस A1 है और उसका टाइम पीरियड T1 है, दूसरा जो प्लैनेट है उसका सेमी मेजर एक्सिस A2 है और टाइम पीरियड T2 है। तो वी कैन राइट T1 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 क्यूब। इसी तरह से T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 क्यूब। तो हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 3।